आइए बेटे जल्दी से हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कर रहे हैं। P प्लस एस इज इक्वल टू पी एस, और एक कोटेशन मैंने लिखी है, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जगह उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं बेटे, जो रुक जाता है बस वो रुक ही जाता है, ये समझ लीजिए आप। आपने रुकना नहीं है। अभी लाइफ में आपको नेम, फेम, मनी, बेटे आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मुझे मालूम है, उन सबको पूरा करना है। बेटे पेरेंट्स भी तो कहें कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, तब तो मजा यार। पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, मेरी बेटी मेरा नाम करेगी, तो बेटे दैट यू हैव टू फुलफिल। उसके लिए यू हैव टू मूव ऑन, नेवर बी स्टॉप, मूव ऑन, चलते रहो चलते रहो। भगवान कृष्ण ने भी कहा कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आइए मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं बेटे, लेक्चर 5 में नो डाउट वी हैव रिटन द प्रोसेस कि भाई ये 9 स्टेप्स हैं। यकीन मानिए अभी अब हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको याद ही नहीं करने 9 स्टेप्स, खुद आपके माइंड में क्लिक करेगा दैट अब ये अब ये अब ये ऐसे 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 ऐसे। तो बेटे मैंने यहां पर एक आपके लिए घड़ा प्रिपेयर किया, पोटली प्रिपेयर की, that this is a process of preparing consolidated balance sheet and we follow 9 steps। ये देखिए 9 steps फॉलो करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले इनपुट चाहिए। तो बेटे whenever you want to prepare a consolidated balance sheet, for that you have to require 3 inputs। मैंने 3 inputs बोली आपको चाहिए। एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, दूसरा स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तीसरा इंफॉर्मेशन ब्यौरा दिया हो, तभी तो मुझे पता चलेगा कब खरीदे, क्या खरीदे, कितने में खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है। बेटे ऑल दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू यू। अब आपने ढूंढना भी नहीं है क्वेश्चंस में कि क्या ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है या नहीं, बेटे दी होगी तभी आप इनपुट होगा तभी तो प्रोसेस करेंगे। शाही पनीर, मसाला डोसा कभी देखा आपने बनते हुए? बेटे मसाले डोसे के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बनाने के कुछ स्टेप्स होंगे प्रोसेस, और आपके सामने आउटपुट आ जाएगी पूरा लंबा सा डोसा मसाला। उसके अंदर होता है आलू, चटनी होती है, सांभर होता है, आप जिंदगी के मजे लेके खाते। छोले भटूरे बेटा रॉ मटेरियल भी तो होता होगा, उसका प्रोसेस होता होगा बनने का, और उसके बाद आउटपुट आ जाती है। सिमिलरली फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑल्सो वी विल हैव अ इनपुट, देन वी विल हैव अ प्रोसेस, एंड देन वी विल हैव द आउटपुट एज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो मैंने लिखा बेटे बैलेंस शीट एक तो चाहिए आपको होल्डिंग की, एक सब्सिडरी की, एक इंफॉर्मेशन, और फिर यहां पर आपने 9 स्टेप्स फॉलो करने हैं प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटेड। और आपके पास लास्ट में आउटपुट क्या आएगी बेटे? आउटपुट आएगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे मैंने कहा ना, आपने ध्यान रखना ही नहीं है कितने स्टेप्स, खुद आपको क्वेश्चन बताएगा, आप बस थॉट प्रोसेस वैसा ही रखें जैसा मैंने थॉट प्रोसेस रखा। सभी स्टूडेंट्स, आप सभी इस समय अपनी कैप्लॉन को ओपन कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा चलिए उससे पहले एक बार जूस नोट्स देख लेते हैं। बेटे मैंने, भूपेश आनंद ने बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, और जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए। चैप्टर 21 में आ गए बेटे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, इसके लर्निंग आउटकम्स ये पेरेंट, सब्सिडरी, कंट्रोल, कंसोलिडेटेड, नो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सब बताया बेटे। कंपोनेंट्स, फिर मैंने इसके कंसेप्ट्स डिवाइड कर दिए। ओवरव्यू ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये मैंने चैप्टर नंबर, ये लेक्चर नंबर 1 में बताया, फिर ये भी लेक्चर नंबर 1 में ही बताया। बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिस, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया। गुडविल मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया। ठीक है जी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने पहले बता दिया लेक्चर नंबर 3 में, और मैंने इसकी थ्योरी लेक्चर नंबर 5 में बताई। प्रैक्टिकल अब करने ही वाला हूँ 6, 7, 8 जितने भी लेक्चर लूंगा उस सभी में वी विल बी डूइंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग सिस्टम। एंड देन इन सम ऑफ द लेक्चर्स आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 3 ट्रांजेक्शंस। बेटा 3 एडजस्टमेंट्स की बातें भी करेंगे, रिसीवेबल्स, पेबल्स की बातें करेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड और अनरियलाइज प्रॉफिट। आराम से चलेंगे बेटे। मैं एक्चुअली में आपके पास कंसेप्ट 6 तक पहुंच चुका हूं। प्रैक्टिकली आपको 6, 7, 8 से ही पेपर में आना है, बट 6 तक पहुंचने के लिए बेटे मेरे को 5 लेक्चर्स
की मेहनत करनी पड़ी और आज लेक्चर 6 है बेटे, लेक्चर 6 है आज, देख लो आप देखो मैंने लिखा नहीं लिखा लेक्चर 6 बेटे, लेक्चर 6 है। मैं क्या बताऊं आपको, लेक्चर 6 में, अच्छा लेक्चर 6 लिखा हुआ बेटे, कैसी बातें करते हो बेटे। बेटे लेक्चर 6 तो लिख दिया ना मैंने, लिख दिया बेटे। आज लेक्चर 6 है और मैंने कहा जी कंसेप्ट 6 ऑनवर्ड्स ही आपको प्रैक्टिकली आता है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सीखेंगे, एनालाइज प्रॉफिट सीखेंगे, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन सीखेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, भूपेश आनंद आपके साथ है, तो कुछ भी रटना ही नहीं है बेटे। लॉजिक बताएंगे, मजे करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे। नाउ द बेसिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कुछ बच्चे इसको रटते हैं, रटना ही नहीं है, हमने तो प्रैक्टिकली कर करके सीखा है 5 लेक्चर्स में। अभी आने वाले 2-3 लेक्चर्स भी बड़े आपके फ्रेमिंग वाले हैं, फाउंडेशन के लेक्चर्स हैं, ठीक है जी। द शेयर कैपिटल एंड द शेयर प्रीमियम ऑफ द पेरेंट इज ऑलवेज सेम। नाउ दे हैव गिवन दैट दिस यू हैव टू डू लाइक दिस, दिस इज जस्ट लाइक प्रिंसिपल्स, रूल्स दिए हुए हैं बेटे। भूपेश आनंद ने रूल्स के पीछे लॉजिक क्या वो बताया है। तो मैं अभी ज़्यादा इसको नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लें, फिर आएंगे इसके ऊपर, अभी नहीं आ रहे। अभी तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को हम करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप करें, और कैप्लॉन में है बेटे, आराम से हम कैप्लॉन से करेंगे और सारे क्वेश्चन सारे अंडरस्टैंडिंग करेंगे बेटे। आपको तभी समझ आने वाला है। आपके पास हार्ड कॉपी है ही, सॉफ्ट कॉपी होगी बेटे, हार्ड होनी जरूरी है। देखिए मैंने तो हार्ड कराई है, तभी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हार्ड करने से, है ना। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। In order to illustrate the basic principles involved in a consolidated statement of financial position, we will use the following example of H group। वो कहता है जी हमने जो बेसिक प्रिंसिपल्स अभी तक बताए हैं, या मैंने जो बताए हैं पहले 5 लेक्चर्स तक, ठीक है जी, वो कहता है उसके लिए हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कैलकुलेटिंग दिस इन दिस इलस्ट्रेशन H owns, बेटे H एक कंपनी का नाम है, H owns all the shares। It means this is a case of wholly owned सब्सिडरी। मैंने लेक्चर 2 में ही बता दी थी आपको होली ओन्ड, क्योंकि लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बिकॉज इट इज अ केस ऑफ पार्शियली ओन्ड। तो बेटे अभी ये कह रहा है होली ओन्ड का मतलब है एच लिमिटेड के पास, पेरेंट कंपनी के पास 100% शेयर्स हैं, किसके, एस लिमिटेड के। तो अगर ये 100% ओन्ड है ना, इफ 100% इज कंट्रोल्ड विद पेरेंट कंपनी, देन वी विल नॉट कैलकुलेट एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वी विल नॉट कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिकॉज माइनॉरिटी होगा ही नहीं। मेरे पास 100% आपकी चीजें हैं, तो बाहर वालों के पास तो आपकी कैसे होंगी। तो इट मीन्स वी विल नॉट कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बट स्टिल वी हैव टू सी वेदर इट इज अ केस ऑफ गुडविल और नॉट। क्योंकि गुडविल हो सकती है, क्योंकि पोटली पता नहीं मैंने 100% खरीदते समय कितने के लिए और उस पोटली में से क्या निकले वो देखेंगे। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स आपको गिवन है एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की एज ऑन 31 दिसंबर 2008। वो कहता है 31 दिसंबर 2008 को ये बैलेंस शीट्स हैं, ठीक है। इसने कुछ बताया कब एक्वायर किए हैं, कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं। नॉन करंट एसेट्स बेटे मैंने हेडिंग की अंडरलाइन कर देते। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एच का 85 है, एस के 18,000 के हैं। इन्वेस्टमेंट्स एच लिमिटेड ने 100% जो शेयर्स खरीदे हैं एस लिमिटेड में, वो कितने के खरीदे हैं, 60,000 रुपए के। इसका मतलब पोटली 60,000 रुपए की है। बट जब whenever you want to prepare consolidated balance sheet, we have to open that पोटली और उसकी जगह एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं। करंट एसेट्स में आ गया बेटे, मैं करंट एसेट्स में आ गया। उन्होंने नाम नहीं बताए, इकट्ठे ही लिख दिए, ठीक है जी। 3,05,000 टोटल है, 1,02,000 टोटल है। आप टोटल कर लीजिए, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। मैं आ गया जी इक्विटी में, इक्विटी को मैंने अंडरलाइन कर दिया, इधर से करंट लाइबिलिटीज को अंडरलाइन कर दिया, और नॉन करंट लाइबिलिटी है ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल 65,000 और 1 रुपये का शेयर है। नॉमिनल वैल्यूज 1 रुपी, $1, £1, कुछ भी। तो इट मीन्स 65,000 इक्विटी शेयर्स हैं एच लिमिटेड के और 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं एस लिमिटेड के। तो 20,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी और $1 इज इक्वल टू $20,000 और 20,000 रुपीज। तो बेटे सारे शेयर्स उसके पास हैं। शेयर प्रीमियम, जब इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए होंगे उस जमाने में दे हैव इशूड एट अ वैल्यू मोर देन पार वैल्यू। तो बेटे वो 35,000 है और वो 10,000 है, उस जमाने की है, आ रही है, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स बेटे ये मैं कहूँगा दीज आर क्यूमुलेटिव, दीज आर क्यूमुलेटिव, दीज
आर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स। इसका मतलब जब से कंपनी बनी एच लिमिटेड तब से इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ कमाया, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ बच गया, बहुत सारे सालों का बच के 70,000 आ गया। और एस लिमिटेड का 25,000 रिटेन अर्निंग है। बेटे दिस अमाउंट इज क्यूमुलेटिव, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, नॉन करंट नहीं है। एच एक्वायर्ड, वो कहता है एच जो होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, एक्वायर्ड 100% होल्डिंग इन एस ऑन 1 जनवरी 2008। बेटा ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तारीख पे तारीख। दिस इज नेम्ड एज डेट ऑफ एक्विजिशन। अभी हम देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा। एट दैट डेट एस लिमिटेड, उस दिन, किस दिन, जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए थे। किस दिन एक्वायर किए थे? 1 तारीख को, 1 जनवरी 2008 को। बेटे लेकिन ऊपर की बैलेंस शीट्स आपको 31 दिसंबर 2008 की दी हुई हैं, आपको 31/12 की दी हुई हैं। इसका मतलब आपने ये डेट ऑफ एक्विजिशन है बेटे 1 जनवरी 2008 और ये है जी 31 दिसंबर 2008। इस दिन ही आपने पोटली खरीद ली। अच्छा, इस दिन पोटली खरीद ली तो कहता है इस दिन जो है ना रिटेन अर्निंग कितने की थी, 15,000 रुपए की रिटेन अर्निंग है। As per the question, as on this date, the retained earning are amounting to 15,000. But if I see the retained earning of S Limited as on 31st December 2008, that is 25,000. इस दिन 25,000 की है। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। हम तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। मैंने कहा 15,000 की रिटेन अर्निंग 1 जनवरी को है, थी जब शेयर्स एक्वायर किए, लेकिन 12 महीने के बाद अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 31 दिसंबर 2008 में 25,000 रुपए का रिटेन अर्निंग। इट मीन्स दिस कंपनी मस्ट हैव अर्न 10,000 रुपीज और $10,000 ड्यूरिंग 2008। मतलब 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में उन्होंने काम थोड़ी बंद किया होगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी तो क्या हम काम बंद कर देंगे? माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। एस लिमिटेड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, वो नॉर्मल वैसी चल रही हैं, सेल्स भी हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो रही है, कुछ भी रुका नहीं। द शो मस्ट गो ऑन। And because of that show, because of that 12 months, they have earned, they have earned a profit of 10,000 rupees or $10,000. ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ लिया क्या सभी ने? आराम से पढ़ लीजिए। देखिए मैं चाहता हूं, इलस्ट्रेशन का आंसर तो दिया हुआ है, ये रहा आंसर। क्या हो गया बेटे, हम आंसर को रटने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पर। हम ये लेक्चर्स क्यों अटेंड कर रहे हैं कि हमें लॉजिक समझ आए, कंसेप्ट समझ आए, तो इसलिए हम सब साथ साथ करेंगे और कंसेप्चुअली देखेंगे कैसे किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं भूपेश आनंद अपने नोटबुक में आ गया जी। मैं नोटबुक में आ गया। हाँ सर आप आ जाओ। बेटे मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन कराने से पहले ना मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। यहाँ लिख दिया मैंने कंसोली। आप भी पहले एक बार लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लें। बेटे जूस निकाला ना मौसमी का, तो मौसमी के जूस निकालने से पहले मौसमियों को पील करेंगे ना, उनको छिलका उतारेंगे ना, आप फॉर्मेट तैयार करेंगे ना, तो बेटे आप पहले एक बार लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लें, उसके बाद साथ साथ करेंगे। मैंने लिख भी दिया जी SOFP। कब, कौन सी तारीख को बेटे? 31 दिसंबर 2008। डॉलर्स में है जी, ठीक है। ये फिगर आ रही है यहां पर नॉन करेंट एसेट्स। मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इरादा पक्का करना है, और क्या यार। करंट एसेट्स, वैसे तो 10th 11th 12th भी मुश्किल थी, इरादा पक्का किया तो आज आप यहां तक पहुंच गए। लो जी, ये लिख ही दिया था मैंने यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, आप एक बार लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ले। थोड़ा बेटे एक तसल्ली सी रहती है कि हमने चलो शुरू तो कर दिया है ना, तो आप लाइंस ड्रॉ करें हैं।
फेयर एंड लवली इसको बोलते हैं बेटे। जब आप कहीं जाते हैं किसी के घर में, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, जैसे मैंने ये पहना ब्लेजर, टाई पहन ली, वॉच लगा ली, है ना, पर लास्ट में परफ्यूम लगाते हैं ना थोड़ा, है ना, तो बेटे ये परफ्यूम लगाना ही तो है। डॉलर्स लिख दिए, फॉर्मेट बना दिया, अब हम बीच में डाल देंगे क्या क्या है देखेंगे। चलिए जी, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन अपने सामने रखें और ये वर्किंग नोट्स पहले अंडरलाइन करके लिखते जाएं। अब मैंने ना हार्ड कॉपी अपने पास सामने रख ली है, आप अपनी हार्ड कॉपी सामने रख लीजिए। अगर हार्ड कॉपी अब ये तक नहीं निकलवाई तो माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी, इट इज बेटर टू गेट एटलीस्ट स्टडी टेक्स्ट एज हार्ड कॉपी एंड एग्जामिनेशन किट एज हार्ड कॉपी एंड कीप देम एज इट इज। ACCA के पूरी जर्नी खत्म होने के बाद भी ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करने वाली है। तो आप कंजूसी मत करें, खाने पीने में तो आप कंजूसी नहीं करते, व्हाट्सएप देखने में, मोबाइल फ़ोन परचेज करने में तो आप कंजूसी नहीं करते, पता नहीं पढ़ाई करते समय आप कहाँ पे कंजूसी आ जाती है आपको। नहीं बेटे, चलिए, जिसने सब कुछ देना है उस पर कंजूसी किस बात की यार। आइए, फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपको शायद बताया था कि हमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना है और उसमें टाइमलाइन लिखनी है, दैट इज अ ग्रुप स्ट्रक्चर। ये है भैया ग्रुप स्ट्रक्चर, मैंने उसको कहा टाइमलाइन है। 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर 2008, आराम से चलेंगे। 100% होल्डिंग है बेटे, मैंने ये भी लिख दिया 100% होल्डिंग, और ये भी लिख दिया दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये भी लिख दिया ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मुझे नहीं पता यूज होगा या नहीं, बट बेटे द पॉइंट इज वी शुड एटलीस्ट नो, हम इस क्वेश्चन को करते करते अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। 100% होल्डिंग है जी, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2008 है जी, 12 महीने में जो प्रॉफिट्स अर्न किए वो कितने होंगे, पोस्ट एक्विजिशन होंगे। आपको रिटेन अर्निंग यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन में और दी हुई है, रिटेन अर्निंग एज ऑन दिस डेट इज $15,000 एंड एज ऑन दिस डेट इज $25,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, प्यार प्यार से करने वाले हैं। $10,000 का डिफरेंस है, इट मीन्स $10,000 इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, जो एस लिमिटेड ने 12 महीने में कमाया। तो बेटे पहला स्टेप तो मैंने कहीं ना कहीं आपको सामने कर ही दिया, होल्डिंग। स्टेप 1 और 2 ही हो गया, क्योंकि इन स्टेप नंबर 2 वी विल बी कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, बट दैट वी विल यूजिंग इफ इट इज नॉट गिवन टू मी। आपको दिया हुआ है तो मैंने 100% होल्डिंग लिखा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स लिखे, डेट ऑफ एक्विजिशन लिखा, और आपके सामने एक ब्योरा, एक इंफॉर्मेशन, एक ग्रुप स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है जी, ठीक सर। आइए, हम सब डाल हाथों में हाथ होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं करने जा रहा हूं बेटा, एंड दैट स्टेप इज आई विल फाइंड आउट फेयर वैल्यू। But that adjustment, that value, that is named as fair value accounting. While preparing consolidated statement of financial position, बेटे हम जो बनाते हैं उसका नाम है fair value accounting. तो बेटे as per fair value accounting, अब ध्यान से सुनना है, fair value accounting, as per fair value accounting, इसका मीनिंग एक्चुअली में पता ये है कि जो एसेट्स आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाए हैं, एटलीस्ट आप उनकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, एंड देन यू कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल, एंड देन यू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बिकॉज इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, इट विल गिव यू मोर ट्रू एंड फेयर व्यू। सो आई शुड कैलकुलेट, आई शुड प्रिपेयर फेयर वैल्यू। और बेटे फेयर वैल्यू हम 2 दिन निकालते हैं, एक तो बेटे डेट ऑफ एक्विजिशन में, और दूसरी फेयर वैल्यू कब निकालते हैं, डेट ऑफ रिपोर्टिंग में। मतलब जिस दिन हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी है और जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए। अच्छा, इसको निकालने के लिए एक्चुअली में तो हमें क्या करना पड़ता है, सारे एसेट्स ऐड करने पड़ते हैं, फिर सारी करंट एसेट्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद लायबिलिटीज लेस करनी पड़ती हैं, फिर जाकर हमारे पास वैल्यू आती है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट वे बताया था,
instead of adding all non-current assets, instead of adding all current assets, instead of deducting all non-current liabilities, instead of deducting all current liabilities, हम ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इक्विटी को पकड़ लेंगे, उसकी वैल्यूज को देख लेंगे, क्योंकि उसका जो जोड़ होगा वो इन सबके बराबर नेट एसेट्स के इक्वली तो होगा. बैलेंस शीट आपको पता ही है. तो मैं भूपेश आनंद इतना लंबा तरीका नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने रब कर दिया. और मैं हमेशा फेयर वैल्यू जब निकालनी होती है नेट एसेट की, तो मैं इक्विटी अप्रोच फॉलो करूंगा. आई विल राइट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, आई विल राइट ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम, आई विल राइट ऑन रिटेन अर्निंग्स, आई विल राइट ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस. ये तो मैं अपने आप से लिख ही दूंगा. भाई 4 तो लिख ही दो, आगे कुछ होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना. नहीं तो डैश कर देंगे, उसमें क्या हो गया. अगर नहीं भी होता कोई तो क्या हो गया, उसमें कोई घबराना किस बात का यार. ये लो जी, लो जी, डरना नहीं है बेटा, मेरे साथ साथ चलना बस, है ना. ये लो, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग है. मैं तारीख भी लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो. 1 जनवरी 2008. अब देखो जी, सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है, आप चाहें तो ना भी क्लास अटेंड करें, वहां पे सोल्यूशन देख लें. लेकिन द वे विच आई एम टेलिंग यू, द थॉट्स विच आई एम वांट टू बिल्ड इन योर माइंड, वो नहीं आएंगी वहां से. आप जब तक मेरे साथ साथ नहीं करेंगे, खाली लेक्चर्स ले तब भी कुछ नहीं होने वाला. खून देना पड़ेगा, मैं तभी आज़ादी दे सकता हूं, उसके बिना आज़ादी नहीं मिलेगी आपको. तो चलिए जी. अच्छा ये बताओ, ये फेयर वैल्यू हम किसकी कर रहे हैं, एच की या एस की. बेटे एच का मतलब ही नहीं है भाई, हमें तो सब्सिडरी कंपनी के देख रहे हैं ना, नेट एसेट कितने मिल रहे हैं उस पोर्टली में से. तो हम वी आर डूइंग फॉर एस. ठीक है सर. तो आप बताइए एस लिमिटेड के, आप अपने नोट्स में से, अपनी हार्ड कॉपी से बताइए, मैं अपनी हार्ड कॉपी से देख रहा हूं. इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे 20,000 रुपए की है. अच्छा, ये आपको जो दी हुई है ये 31 दिसंबर 2008 की है. तो मैं पहले यहां लिख देता हूं बेटे 20,000. बेटे ये शेयर प्रीमियम दिया हुआ 10,000 और रिटेन अर्निंग्स दी हुई है जी 25,000. और चांस की बात है रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है. अब मैंने आपको आई थिंक बताया था, फिर बता रहा हूं, शेयर कैपिटल डेट ऑफ एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट में सेम रहती है इफ देयर आर नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स. सो शेयर कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर प्रीमियम एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन विल रिमेन सेम एज ऑन रिपोर्टिंग डेट इफ देयर इज नो मेंशन इन द क्वेश्चन, नो डिस्कशन, नो कुछ नहीं बताया गया तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप कुछ भी नहीं मानेंगे कि शेयर कैपिटल सेम है. तो बेटे मैं 20,000 रुपए 1 जनवरी 2008 को भी मान रहा हूँ, डेट ऑफ एक्विजिशन वही है और शेयर प्रीमियम भी वही है. और बेटे ये तो गिवन ही है 15,000. मैंने अभी डिस्कशन किया है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है दैट 15,000 वाज द रिटेन अर्निंग बैलेंस एज ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1 जनवरी 2008. तो ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है. आप आइए और मेरे को बताइए टोटल कितना आ गया. बेटे ये आ गया 20 जमा 10 जमा 15 इज इक्वल टू 45. ये बेटे ये 45,000 आ गया. और वो गया 20 जमा 10 जमा 25, ये आ गया जी 55,000. और डिफरेंस देख लीजिए, ये आ गया जी 10,000. एंड दिस विल बी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड. वैसे ये 2 लोगों का हक है इसके ऊपर, एक तो पेरेंट कंपनी का और एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का. यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं, बिकॉज 100% शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, पेरेंट कंपनी. तो बेटे ये 10,000 के 10,000 किसको मिलने वाले हैं, पेरेंट कंपनी के को मिलेंगे. मैं यहां तक रुक गया हूं. आप पहले बताइए फेयर वैल्यू समझ आ गई. और मैंने वाई वी हैव फॉलोड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस दिस, नो डाउट वी हैव टू गो फॉर एसेट्स, बट वो लेंथी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से आ गया. हर चीज़ का लॉजिक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है. अब मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने से पहले, देखिए छोले भटूरे बनाने से पहले ऐसा थोड़ी हम सीधे पहले तेल में डाल देते हैं. पहले बेटा मैदा लेते हैं, उसको गूंथते हैं, उसके पेड़े बनाते हैं, फिर चने भी ले लेते हैं, चने पहले बना के रख लेते हैं, फिर चटनी सलाद वगैरह सब, ये सब तैयार हो गया प्लेट. तो लास्ट में हम छोले भटूरे बनाते हैं और भटूरे को हम डालते हैं
कढ़ाई में और वो फूल के मोटा सा हो जाता है, उसके बाद ही तो हम भटूरों को निकालते हैं, प्लेट में डालते हैं और दे देते हैं। इट मीन्स भटूरे का मतलब है, भटूरे कढ़ाई में डालने का मतलब है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बिल्कुल लास्ट में बनेगी। पहले छोले वोले तो बना लो, चटनी तो बना लो, छोले में नींबू तो डाल लो, मसाले तो डाल लो, भटूरे के पेड़े तो बना लो। इट मीन्स फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स, the steps which I have told you in lecture number 5, that firstly you will prepare a group structure, then you will prepare क्या बनाएंगे उसके बाद, then you will prepare the calculate the holding, and then you will calculate the fair value adjustment, and then you will go for non controlling interest, you will calculate non controlling interest. But my dear friends, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ working note number 4 में, as आप सब लिखेंगे, it is a case of 100% holding by H in S. So S Limited is a wholly owned subsidiary. S Limited is a wholly owned subsidiary. So non-controlling interest will not be calculated. आराम से बेटे, पहले 4-5 क्वेश्चंस में जो जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं ना, लिखवा रहा हूं ना, चालाकी मत करना, लिखना, क्योंकि एक एक एक्सप्लेनेशन के अंदर लॉजिक और कंसेप्ट छुपा हुआ है। आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आप ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है जी, क्या सबने लिख लिया? वर्किंग नोट नंबर 4 मैं आ गया जी 5 में। नाउ the point is, I will calculate amount of goodwill which I have paid, and we have discussed in lecture number 4 that why we are calculating goodwill as per full consolidation. तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपको याद रखवाने के लिए, I will be following full consolidation. So I will be firstly writing down full value of consideration. Now my dear friends, my consideration can be in cash or in kind, but because in this question there is no mention, so I will assume that there is only cash. तो full value of consideration में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कितना कैश पे किया गया। किसने दिया? एच ने। किसको? बेटे वो शेयर्स लेने के लिए, एस के शेयर्स लेने के लिए। तो आप बताइए इन्वेस्टमेंट में कितना गिवन है बेटे? 60,000। आप अपने क्वेश्चन को देखें हार्ड कॉपी में, 60,000 की इन्वेस्टमेंट्स वी हैव परचेज. इट मीन्स एच लिमिटेड पेरेंट कंपनी हैज पेड $60,000 फॉर बाइंग दैट पोटली. So we have to find out that whether we are benefited with that portly or not. इसमें हम क्या ऐड करते थे याद है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. या तो चांस की बात है, इट इज अ केस ऑफ होली ओन, तो यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बेटे अभी अभी निकाला था. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कौन सी डेट में? ये सारा कौन सी डेट में कर रहे हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन. बेटे सब कुछ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. जिस दिन खरीदा उस दिन देखेंगे ना, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता. हमने आज खरीदा, आज देखेंगे हमने ज्यादा पैसे दिए या कम पैसे दिए. सो गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. दैट्स व्हाई आई विल बी टेकिंग द फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 45,000. ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45,000. ये लेस कर दिया बेटे, आपके सामने आंसर भी आ गया 15,000. ये मैंने लिख भी दिया गुडविल. मैं रुक गया हूँ बेटे, आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर हम आगे चलेंगे. 15,000 रुपये की गुडविल मैंने कैलकुलेट कर दी. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी जीरो है. अब मुझे ये चेक करना है कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं विच आर अर्न्ड बाय एस लिमिटेड, विच आर पोस्ट एक्विजिशन इन नेचर फॉर होल्डिंग कंपनी, उस पोस्ट में से कुछ पार्ट तो ऐसा है ना जो होल्डिंग को भी मिलेगा, बिकॉज दैट होल्डिंग इज ऑल्सो द ओनर. बट इन दिस केस बिकॉज इट इज अ केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी, तो 100% 10,000 का प्रॉफिट इसी को मिलने वाला है. तो मैं भूपेश आनंद आ गया आगे. कहाँ? वर्किंग नोट नंबर 6 में. और मैंने यहाँ पे लिखा ग्रुप रिटेन्ड
अर्निंग्स। बेटे वैसे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कंपनी। मैं यहां पे क्या लिखता हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कंपनी जो उसकी अपनी होती है, प्लस शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी in post acquisition profits of subsidiary company। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। आराम से बेटे दो ही चीजें आती हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। एक बच्चा तो मुंह छोटा कर लिया उसने कहा पता नहीं क्या क्या लिखता जा रहा है मास्टर। बेटे अगर आप नहीं भी बनाते ना वर्किंग नोट तब भी आपको अभी वहां पे पता चलेगा, हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। आप बताइए एच लिमिटेड, यहां पर पेरेंट कंपनी का नाम है एच लिमिटेड, उसके रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है बेटे, 70,000 आ रही है। अब चेक करो मिल रही है या नहीं। एक बच्चा तो ढूंढ रहा है, वो कह रहा है जी 25,000 है। मैंने कहा 25,000 एस लिमिटेड की है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं कि हम कितनी रिटेन अर्निंग दिखाएं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। आखिरी की बस चटनी रह गई है, उसके बाद सीधा भटूरे गर्म करके आपको खाने को दे दूंगा। प्लस शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ये निकाला नहीं था 10,000। भाई पोस्ट एक्विजिशन तो 10,000 है, बिकॉज यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं, तो 100% ऑफ 10,000 विल बी द शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी। तो मैं यहां पर 10,000 रुपए लिख रहा हूं, ये लिख दिया 10,000। इसका मतलब जब मैं अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वहां पर 80,000 लिख दूंगा। मैं रुक गया सर, आप रुक गए? हाँ मैं रुक गया बेटे। एक एक चीज का लॉजिक देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, सारी क्लैरिटी करेंगे। अब आपको जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो आपके सामने दोनों कंपनीज की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स होनी चाहिए, बिना उसके नहीं बना सकते आप स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को देखेंगे, माइंड यूज करेंगे। ये वर्किंग नोट्स आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुके हैं, थॉट्स में दे चुका हूं। एक एक करके हम देखेंगे और रुकेंगे और ऐड करेंगे। आइए हम बस एक बात का ध्यान रखना है, वी आर रिप्लेसिंग दैट इन्वेस्टमेंट विद नेट एसेट्स। अब जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूं तो उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पिक्चर में आ जाता है, गुडविल पिक्चर में आ जाता है, तो बस उन बातों का ध्यान रखना है। आइए हम चलें उसी राह में जहां रोशनी है बेटे। आओ मेरे बेटे। सबसे पहले मैंने अपने सामने क्वेश्चन दोबारा रख लिया, ये देख लीजिए क्वेश्चन मेरे सामने। आप प्लीज कैप्लन अपने सामने रखिए, इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स। आप देखिए बेटे, मैं एक बार क्वेश्चन और दिखा देता हूं कि आपको लगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है। ठीक है जी, ये लो कैप्लन भी मैंने खोल दी। लो बेटा, ये है ना बेटा, ये देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। बस अब आपने क्वेश्चन अपने सामने रखना है। ठीक है, मैं रब कर देता हूं कि आपको थोड़ा सा ठीक लगे, है जी, साफ सुथरा लगे। मतलब जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान जाए, फिर बार बार आपका इस कलरों में ध्यान ना जाए, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ आराम से। कोई जल्दी है ही नहीं, मैं तो आराम से कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आ गया जी। मैंने कहा मैं बैलेंस शीट को देखूंगा वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 85,000 एच की है, 18 की इसकी है, एंड आई एम फॉलोइंग फुल कंसोलिडेशन। तो मैं क्या करूंगा, 85,000 प्लस 18,000 अभी बैलेंस शीट पे दिखा दूंगा। फिर मैं नीचे आऊंगा, फिर मुझे लगा यार ये तो मैंने पोर्टली खरीदी थी, और पोर्टली खरीदने की वजह से मेरी गुडविल या कुछ कैपिटल कुछ आया था, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नेट एसेट्स आए थे, तो मैं इसको थोड़ी दिखाऊंगा भाई। इसकी वजह से ही तो मैं ये एसेट सारे ऐड कर रहा हूं और सारी लाइबिलिटीज भी ऐड कर दूंगा। ये सब कुछ इसी वजह से तो हो रहा है। ये लाइबिलिटीज और ये एसेट्स तभी तो ऐड कर रहा हूं। तो मैं पोर्टली नहीं दिखाऊंगा, पोर्टली की वजह से की जगह मैं एसेट्स को एसेट के साथ, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी के साथ, और इसकी वजह से अगर कोई गुडविल है तो गुडविल दिखा देंगे। ठीक है जी, तो मैं करंट एसेट्स में आ गया। 1,60,000 प्लस 84,000 मैं टोटल दिखाऊंगा बैलेंस शीट में।
अब बेटे जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ आपको, आप पता नहीं याद रखते नहीं रखते, कि वी आर ओनली रिप्लेसिंग दैट इन्वेस्टमेंट विद एसेट एंड लायबिलिटीज. वी आर नॉट कंसर्न विद द सब्सिडरी company's share capital. We are not concerned with the share premium of S Limited. We are not concerned. We have already treated this retained earnings. तो ये भी नहीं लिखनी, हमने ऑलरेडी जो करना था कर दिया. तो बेटे हम खाली यहाँ पर ये और इसकी जगह मैंने आपको बताया था, अभी हमने जो निकाला 80,000 निकाल ही लिया, क्योंकि 10,000 का जो रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट था पोस्ट एक्विजिशन वो यहाँ ऐड कर दिया. और करंट लायबिलिटीज में मैं इन दोनों को ऐड करके दिखाऊंगा और मेरी बैलेंस शीट मिलेगी. बट बैलेंस शीट को मिलाने से पहले यू हैव टू सी वेदर गुडविल है या नहीं. गुडविल होगी तो लिख देंगे. आइए, मैं भूपेश आनंद इन विचारों के साथ आगे चल रहा हूं और आप सब मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से चल रहे हैं. ठीक है जी. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और आप लिख रहे हैं 85,000 प्लस 18,000. 8 और 5 13, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10. ऐसा टोटल भी करते जा रहे हैं. इन्वेस्टमेंट्स में लिखूंगा नहीं, उसकी जगह एसेट्स और लायबिलिटीज ऐड कर ही रहा हूं. मैं आ गया गुडविल पे. बेटे इस पोटली की वजह से मुझे कुछ गुडविल भी तो हुई थी. मैंने आई हैव पेड सम एक्सेस अमाउंट एंड आई हैव टू सी दैट हाउ मच अमाउंट आई हैव पेड. एंड आई हैव पेड 15,000 as the excess amount because I have calculated goodwill as 15,000. तो मैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में 15,000 के नॉन करंट एसेट्स में गुडविल भी लिख रहा हूँ. नाउ आई एम कमिंग टू करंट एसेट्स. तो बेटे एच के और एस के ऐड कर देंगे 1,60,000 प्लस 84,000. बेटे 4 8 और 14 हासिल 1 2,44,000 2,44,000 मैंने तो लिख भी दिया. और बेटे एसेट्स का टोटल निकाल लेंगे. मुश्किल कुछ भी नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है. आप बस डरे मत, करते रहें, हिम्मत से काम करें. 1,03,000 प्लस 15,000 प्लस 2,44,000 इज इक्वल टू 3 लाख बेटे 3,62,000. आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है. 3,62,000. ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने मेरे पहले 5 लेक्चर्स किए हैं, तब कर पा रहे हैं. इन्होंने इसके 4-6 क्वेश्चंस बना दिए. ट्राई टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 1, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 2, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 3. बेटे आज आप सारे क्वेश्चंस एक साथ ही कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं. जैसे इसमें देखिए जी, इन्होंने कुछ अलग अलग बनाया है, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, कंसेप्ट देख रहे हैं. मैं आगे आ गया जी, इक्विटी में आ गया. इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे पता ही है, मैं खाली एच के लिखता हूं तो मैंने लिख भी दिया 65. शेयर प्रीमियम, ठीक है जी, ये शेयर कैपिटल है. फिर यहां पे लिख दिया मैंने शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम जो है ना जी, मैं वो भी एच का ही लिखता हूं. मैं जान के एच लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे. 35,000. Retained earnings, I think retained earnings, so हमने we have calculated by a separate working note that how much will be the retained earnings of the group that is H plus S, and that we have calculated. और बेटे वो हमने निकाला था 80,000. ये देखिए, तो मैं 80,000 यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटे. retained earnings में 80,000 नॉन करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं, करंट लाइबिलिटीज है बेटे 135. 100% कंसोलिडेशन फॉलो कर रहे हैं तो 135 प्लस 47. 7 और 5 12, हासिल 1 4 और 1 5 और 3 8, 2,82,000. लो जी, टोटल करेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी है ही नहीं. 65,000 प्लस 35,000 प्लस 80,000 प्लस 2,82,000. बेटे 4,62,000 3,62,000. एक सेकेंड जरा देख लेते हैं, गलती कहीं कुछ मिस्टेक किया तो देख लेते हैं बेटा. 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है. शेयर कैपिटल 65, शेयर प्रीमियम 35, रिटेन अर्निंग 80, ठीक है, 135 करंट लाइबिलिटीज एंड 47. ठीक है जी, 135. घबराना नहीं है बेटे, घबराते थोड़ी हैं. 47,000 182. अच्छा बेटे देखो यहीं आ गया ना डिफरेंस, ये 182 है बेटा. तो आपको लाइव करने गए थे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आप भी कर सकते हैं. तो 1,82,000 प्लस
65,000 प्लस 35,000 प्लस 80,000, ये आ रहा है बेटा 3,62,000। और देखिए 3,62,000 एसेट्स का ही है। मैंने आपको फिर बताया यार मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, आप बस हिम्मत रखें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। मिलते हैं बेटे, लेक्चर नंबर 6 तक करा दिए, अब मैं सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा, उसके बाद साथ कंसेप्ट कराऊंगा। लेक्चर 7 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।